दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रोमिला काजी की लिखी कहानी रिश्ते रेशम से। घर को जैसे चुप लग गई थी। हमेशा खिलखिलाने वाला हर कोना मानो एक दूसरे से मुंह छुपाना चाह रहा हो। गुनगुन के पास सो रही मम्मा एक टक उसे देख रही थी। मुरझाया हुआ खूबसूरत चेहरा और आंखों के नीचे काले गड्ढे, पपड़ाए हुए होंठ और मुलायम रेशमी बाल उलझे उलझे से उसके गालों पर पड़े थे। उसका मन भर आया। ये वही गुनगुन है जिसे दिन में एक बार बड़ी मम्मा चुपचाप आकर कान के पीछे काला टिक्का लगा देती थी और गुनगुन हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर पूरे घर में घुमाती। आपके होते मुझे किसकी नजर लगेगी बड़ी माँ? बड़ी मम्मा के साथ साथ माँ, पापा और मयंक भी जोरों से हंस पड़ते और हंसते हुए बड़ी मम्मा मयंक को भी काला टीका लगा देती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी पूरे घर को नजर तो लग ही गई थी। ऐसे भी कोई छोड़ के जाता है मयंक? बड़ी मम्मा उठकर बालकनी में आ गई और वहां पड़ी कुर्सी पर बैठकर बच्चों की तरह रो पड़ी। मयंक के जाने के बाद घर में हर किसी के आंसू जब चाहे बह निकलते और एक दूसरे से छुपाते बचते बचाते कोई न कोई कोना ढूंढ कर जी भर के रो लिया जाता। सब एक दूसरे के सामने खुद को मजबूत दिखा रहे थे, लेकिन सबके भीतर ही इतना खालीपन भर गया था कि शब्द भी खोखले लगते थे। मयंक और गुनगुन की शादी की अभी पहली ही सालगिरह थी। घर दुल्हन सा सजाया गया था। सारे इंतजाम के बाद गुनगुन माँ और बड़ी अम्मा को लेकर 2 घंटे के लिए घर से गायब हो गई थी। मयंक और पापा टेंशन में आ गए थे कि आखिर कहाँ गए सब के सब। मेहमान आने को हैं और इनका कुछ पता ही नहीं। कुछ देर बाद जब तीनों लौटी तो बड़ा एपिक सीन था वो। एक जैसे हेयर स्टाइल में, एक जैसी साड़ियां पहने माँ और बड़ी मम्मा के साथ गुनगुन पार्लर से लौटी थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी सब की सब। उस दिन मयंक ने माँ के काजल से अपने घर की तीनों क्वींस को काला टीका लगाया था और क्योंकि बड़ी मम्मा को पार्लर लेके जाना एक हिस्टोरिकल इवेंट था, पापा ने बाकायदा प्रोफेशनल कैमरामैन से फैमिली फोटोग्राफ खिंचवाया था। खूब बड़ा सा वो फैमिली पोर्ट्रेट लॉबी में लगा दिया गया था। तब कहाँ कोई जानता था कि उस फ्रेम का सबसे खुशनुमा चेहरा इतनी जल्दी एक बेजान तस्वीर बन के रह जाएगा। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए रोड एक्सीडेंट में मयंक सबको बेवक्त अचानक छोड़कर चला गया था। जिंदगी चाहे बिखर जाए पर रुकती नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार से चलना नहीं भूलती। लेकिन साथ चलता दुख तलवों को जख्मी करता रहता है। मयंक के जाने के बाद गुनगुन समझ ही नहीं पा रही थी कि उस घर में सबसे बड़ा दुख किसका है। हर एक चेहरा ऊपर से शांत था, लेकिन सब अपने अपने तूफानों से खुद ही अकेले लड़ रहे थे। पता नहीं कितने दिन सभी अपने अपने कमरों में कैद रहे। खिड़कियां बंद, पर्दे गिरे हुए, रोशनी नाम को नहीं, न मन में न घर में। आखिर एक दिन बड़ी हिम्मत करके गुनगुन अपने कमरे से बाहर आई। पापा, बड़ी मम्मा और माँ उसको देखकर सकते में आ गए। गुनगुन? माँ की आवाज कांप रही थी। सफेद सलवार कुर्ते में बिना किसी जेवर सिंगार के सामने गुनगुन अपराधी सी निगाहें झुकाए टप टप आंसू गिराने लगी। पापा के हाथ से अखबार गिर गया। बड़ी अम्मा को लगा जैसे किसी ने सीने में कुछ पैना घोंप दिया हो। वो उठी और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई और बोली, जो चला गया है उसका दुख इस तरह और बढ़ेगा बेटा। हम मयंक को भूल नहीं सकते, लेकिन वो इस तरह याद आए ये भी अच्छा नहीं है। कहते हुए उन्होंने गुनगुन की अलमारी खोल दी। थोड़ी देर में जब गुनगुन अपनी रोज की ड्रेस केपरी और हल्की गुलाबी टी शर्ट में बाहर आई तो माँ ने उसके छोटे से टॉप्स और अंगूठियां उसे वापस पहना दिए। तुम बच्ची हो इस घर की, हमारी बेटी, दुख अपने ऊपर मत ओढ़ बेटा, माँ ने उसको सीने से लगाते हुए कहा। तीनों गीली आंखें लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के कितनी ही देर तक बैठी रहीं। फिर आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए गुनगुन बोली, क्या बड़ी अम्मा, उठो ना, ऐसे बैठ के कुछ नहीं होगा। मयंक को कैसा लगता होगा अपनी तीनों क्वींस को उदास रोते देख के। और माँ, आप एक लिस्ट बनवाइए, बाजार से क्या क्या लाना है। फिर वो खुद ही किचन में जाकर सारे डिब्बे उलट पलट के देख आई कि क्या खत्म हुआ है और क्या क्या लाना है। एक लंबी सी लिस्ट बना के बैग्स लेकर बाहर लॉन में टहल रहे पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई। ग्रोसरी, सब्जी सब खत्म है पापा,
चलिए ले आए। पापा कुछ पल उसको देखते रहे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गए। माँ आप चाय बनवा के रखिए, हम चाट लेके आते हैं। गुनगुन ने रसोई की खिड़की पर खड़ी माँ से कहा और गाड़ी में बैठ गई। दोनों जब सामान से लदे फंदे घर पहुंचे तो अंदर गुनगुन के मम्मी पापा और दोनों भाई आए थे। माँ और बड़ी माँ सामने बैठी थीं। गुनगुन का भाई बोला, हम चाहते हैं कि अब गुनगुन अपने घर वापस आ जाए। ये सुनकर बड़ी माँ और माँ के चेहरे पीले पड़ गए। पापा के चेहरे पे नई उदासी आ गई। पूरा घर एक बार फिर उदासी की धूल से भर गया। अपना घर छोड़कर शादी होते ही लड़कियां अपने पति के घर को अपना लेती हैं और गुनगुन ने तो ये सफर बस अभी शुरू ही किया था। विदा करते वक्त माँ ने कहा था, जा बेटा अपने घर में खुश रहे। और आज पापा और भाई कह रहे हैं कि चलो अपने घर चलो। कैसे छोड़ के जाऊं इन सभी को जिन्होंने अपने इतने बड़े दुख को सीने में दबाकर केवल मेरा दुख याद रखा। मयंक के जाने के बाद से तो कैसे बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखते हैं तीनों। नहीं, मैं नहीं जा सकती। जाने उसके दिमाग में एक साथ कितना कुछ चल रहा था। गुनगुन किचन में से प्लेट्स लेकर आई और नाश्ता सर्व करने लगी। अजीब खामोशी थी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। जब गुनगुन की माँ ने दोबारा ये बात कही तो बड़ी मुश्किल से पापा के मुंह से निकला, जी जैसी आपकी इच्छा, हम कह क्या सकते हैं। ये सुनते ही माँ और बड़ी मम्मा को लग रहा था कि बिल्कुल ही टूट गए हैं। पापा भी कंधे झुकाए कैसे बूढ़े से लग रहे थे। किसकी इच्छा? कोई मुझसे नहीं पूछेगा क्या? बात तो मेरी कर रहे हैं ना आप लोग। गुनगुन ने बड़ी मम्मा और माँ के बीच अपने लिए जगह बनाकर बैठते हुए हौले से कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं यहाँ से। बड़ी मम्मा, माँ और पापा तो यही चाह रहे होंगे कि मैं चली जाऊं ताकि ये लोग अपनी मनमर्जी करते रहें। पापा को तो फट से फ्रिज खोल के मिठाई खाने में आसानी हो जाएगी और माँ अपनी सुबह की सैर भूल भाल के बिस्तर ही नहीं छोड़ेंगी। और बड़ी मम्मा अपनी दवाइयाँ यहाँ वहाँ गिरा के कह देंगी खा ली दवाई। ना भाई, ये सब ना हो, इसलिए गुनगुन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये कहकर उसने बड़े लाड से माँ और बड़ी मम्मा के गले में अपनी बाहें डाल दी और एक एक करके उनके आंसू भरे गालों को चूम लिया। फिर पापा की प्लेट से चम्मच भर चाट मुंह में डालकर बोली, अब कोई कुछ कहने की कोशिश भी ना करे, फैसला हो चुका है। उस रात घर में सब कभी हंसते, कभी आंखें पोंछते गुनगुन को सीने से लगाते, कभी उसके सर पर हाथ फेरते। और जब गुनगुन सो गई तो पापा धीरे से उसके कमरे में जाकर उसके कान के पीछे काला टीका लगाए। दरवाजे पर खड़ी दोनों माएं बलाएं ले लेकर गुनगुन को निहार रही थीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके होने भर से कहीं दूर से मीठी धुन सुनाई देने का एहसास होता है। गुनगुन वैसी ही थी। घर का संगीत थी वो। जिंदगी फिर एक दिशा में चल पड़ी थी। गुनगुन ने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सबके दुख दिल में कहीं जगह बनाकर दुबक गए थे। लेकिन बड़ी मम्मा की आंखों में कहीं ना कहीं एक सवाल उठ खड़ा हुआ था, जिसका जवाब ढूंढने की उनकी कोशिश लगातार जारी रहती। गुनगुन के साथ वॉक पर जाते उनकी नज़र जब किसी यंग कपल पर जाती तो उनका दिल भर आता। उनकी आंखें गुनगुन की तरफ उठती, जो बेफिक्री से उनका हाथ मजबूती से थामे लगातार बतियाती रहती, जैसे उसकी दुनिया घर के 3 लोगों में ही सिमट आई हो। बड़ी माँ को ये मंजूर नहीं था। जब उनके मन में उठने वाला सवाल किसी लावा सा उबलने लगा तो वो अपने परिवार से बात करने का अवसर ढूंढने लगी। अपने स्वार्थ या प्यार के लिए वो इस प्यारी सी लड़की को जीवन भर अपने से बांध कर तो नहीं रख सकते ना। उन्हें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। एक दिन गुनगुन की बचपन की दोस्त रिया का फोन आया कि वो कुछ देर में यहाँ पहुँचने ही वाली है। सुनिए, आज ऑफिस से गुनगुन को छुट्टी दे दीजिए, पहली बार आ रही है उसकी कोई दोस्त। माँ हंसते हुए पापा से बोली, हाँ पापा, उसकी शादी है, यहीं चंडीगढ़ में कर रहे हैं, वो सबको बुलाने तो आ रही है। गुनगुन खूब खुश थी। रिया आई तो पूरे घर में जैसे हंसी बिखेर गई। दोनों सहेलियां दिन भर बातें करती रहीं। दोनों खुश थीं कि अब एक ही शहर में रहेंगी और मिलती भी रहेंगी। रिया की शादी का सबको उत्साह था। माँ बोली, सुनो आज बाजार हो आते हैं, गुनगुन के लिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं ना। गुनगुन के लिए कपड़े? मेरे लिए? बाबा, इतने सारे कपड़े हैं तो और किस लिए लाने हैं? गुनगुन माथे पर हाथ धर के बोली, कितनी दादी अम्मा बनती है भाई, चुपचाप चल। सब तेरे ड्रेसेस ओल्ड फैशन है। आजकल तो लड़कियां गरारे शरारे पहनती शादी में।
बड़ी मम्मा की जिद के आगे उसने हार मान ली थी। तीनों ही बड़ों ने उसके लिए दुकान के सबसे सुंदर जोड़े पसंद किए। हल्के फिरोजी रंग के शरारे के साथ सुनहरी जाल वाला बादामी दुपट्टा लिए जब गुनगुन कमरे से तैयार होकर निकली तो बड़ी मम्मा ने उसके गले में छोटा सा सेट पहना दिया और माँ ने नीले रंग की छोटी सी बिंदी उसके माथे पे लगा के उसको चूम लिया। गुनगुन बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था जो किसी से भी नहीं छुपा था। शादी वाले घर में गुनगुन कुछ खुश, कुछ उदास, कुछ बेचैन सी सबसे मिल तो रही थी, लेकिन सबकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सा भाव देख रही थी। थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा तरस। उसका मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। सभी लड़कियां बात बेबात खिलखिला रही थीं, गाना बजा रही थीं, लेकिन वो चुपचाप माँ और बड़ी मम्मा के बीच बैठी बस उनको देख रही थी। शायद कई तरह की चीजें उसे परेशान कर रही थीं। कुछ बड़ी बुजुर्ग औरतों की निगाहें कि कहीं कोई कुछ कह न दे, कोई ये न ठोक दे कि इसे यहाँ क्यों लाए, अभी मयंक को गए ज्यादा वक्त ही कहाँ हुआ था। और कितनों के लिए तो शायद उसका यहाँ होना एक अपशकुन हो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी वो पसीने से भीग रही थी। गुनगुन, ठीक हो तुम? रिया ने उसकी कलाई थाम ली थी। हाँ हाँ, बस गर्मी सी लग रही है, गुनगुन ने माथा पोंछते हुए कहा। चलो कुछ देर अंदर चल के बैठें। रिया उसका हाथ पकड़कर अंदर वाले हॉल में ले आई। फिर एक ठंडी सी मॉकटेल उसके हाथ में पकड़ाकर उसके पास ही बैठ गई। रिया उसकी बचपन की सहेली थी, उसके बिना कहे सब समझती थी। कुछ मत सोचो गुनगुन, आई रियली फील प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत स्ट्रांग हो। बात बात पे रोने वाली, जिद करने वाली, फिर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ के चहकने वाली लड़की अब बदल गई है, समझदार हो गई है, लेकिन अभी उसे और बदलना होगा। गुनगुन मुस्कुरा दी। समझदारी शायद दिखावा हो रिया। कभी थक जाती हूँ, लगता है हार जाऊंगी, लेकिन घर में सब मुझे संभाल के रखते हैं, टूटने नहीं देते। ना हो समझदारी, कोई बात नहीं, टूटना नहीं है बस, कहकर रिया उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उसके बाद दोनों ने इतना डांस किया कि वहां कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ थिरका ना हो। माँ, बड़ी मम्मा और पापा तो निहाल हो रहे थे। उस तारों वाली रात में बिल्कुल चांद जैसी चमक रही थी उनकी गुनगुन। देर रात जब सब वापस आए तो सभी बहुत खुश थे। थके तो थे ही, सो अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन बड़ी मम्मा की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर बेटे और बहू के कमरे में आ गईं। वो दोनों भी अभी नहीं सोए थे। बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम दोनों से बात करूं। गुनगुन के लिए कुछ सोचा है? उसका पूरा जीवन सामने पड़ा है। पापा ने समझते हुए सर हिलाया और माँ भी धीरे से बुदबुदाई। जो अपने माँ पिता के घर नहीं गई वो किसी और के घर जाने की बात कैसे मानेगी अम्मा? वो तो बच्ची है, सामने पहाड़ सी जिंदगी है, अकेले रहना संभव नहीं है। कुछ तो करना ही पड़ेगा माँ, लेकिन कैसे करेंगे? कौन मनाएगा उसको? पापा सर पकड़ते हुए बोले। वो मुझ पे छोड़ दो, समधी जी को भी बुला लेते हैं, बात उनके सामने हो तो अच्छा है। बहू लाए थे पर अब हमें ही उसको बेटी की तरह विदा करना होगा, कह के बड़ी मम्मा आंखें पोंछते हुए उठ गईं। कमरे से निकलते ही उनके पांव जैसे पत्थर हो गए। दरवाजे पर हिचकियां लेकर रोती हुई गुनगुन खड़ी थी। ईश्वर जो फैसले लेता है उन पर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन आज बड़ी मम्मा अपने फैसले की वजह से गुनगुन के सामने कसूरवार की तरह खड़ी थीं। कुछ देर वो समझ ही नहीं पाई कि क्या कहें, लेकिन फिर गुनगुन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उसके आंसू पोंछकर अपने सीने में कस कर भींच लिया। बड़ी मम्मा, मैं बोझ बनी गई ना आप सब पर? गुनगुन फफक पड़ी। ना बेटा, भूल के भी ऐसा मत सोचना, हमें परवाह है ना तभी ऐसा सोच रहे हैं। इन सब कामों में वक्त लगता है बेटा, ऐसी थोड़े ना है कि हमने कहा और शादी हो गई। तुम तो हमारा सपोर्ट सिस्टम हो, और बच्चे तीनों बूढ़ों के साथ पूरा जीवन रह के तुम अन्याय कर रही हो अपने साथ। हमने मयंक के बाद जीना तो नहीं छोड़ दिया ना, तुमको भी आगे बढ़ना होगा। आप कुछ भी कहें, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूँ कभी भी। गुनगुन ने बड़ी माँ को खुद से भींच लिया। छोड़ना कहाँ है बेटा, तुम तो हमेशा हमारी बेटी रहोगी ना। अच्छा सब भूल जाओ, अब सो जाओ। सुबह देर तक गुनगुन नहीं जागी तो माँ चाय लेकर उसको उठाने गई। वो तेज बुखार में पड़ी थी। सबको मालूम था कि इस भावुक लड़की को बड़ी हिफाजत से मनाना होगा।
जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई, तीनों उसके पास से एक मिनट को भी नहीं हटे। लेकिन घर में हौले हौले एक नई हलचल शुरू हो गई थी। पापा जब देखो डायरी खोलकर कुछ हिसाब किताब करते रहते और माँ गहने कपड़े संभालने में व्यस्त दिखती। गुनगुन सब रोकना चाह के भी कुछ रोक नहीं पा रही थी। रिया का शहर में आ जाना घर वालों के लिए अच्छी बात हो गई थी। माँ, बड़ी मम्मा या पापा को जो कहने या समझाने में संकोच होता, वो रिया लड़ झगड़ के गुनगुन को समझा देती। अब कभी गुनगुन की टेबल पर मैट्रिमोनियल की मार्क्ड क्लिपिंग्स पड़ी होती या किसी न किसी का बायोडेटा। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, फिर तकलीफ भी हुई, फिर लगा कैसे सब उससे डरे डरे घूम रहे हैं। एक दिन सभी चीजें इकट्ठी करके वो डाइनिंग टेबल पर उठा लाई और हंसते हुए बोली, आप लोग अब बस भी कर दो ना, ऐसे मैं हाँ नहीं करने वाली। पापा ने भी हंसते हुए कहा, हम कोशिश करना नहीं छोड़ने वाले। अब कभी पापा कोई तस्वीर दिखा के पूछते, बता गुनगुन ये ठीक है, तो वो कहती, कैसा भोंदू है पापा। फिर कभी माँ पूछती, ये बता, तो गुनगुन कहती, देख लो, बस हो इसी शहर का और मोहल्ला भी यही हो तो अच्छा है। बड़ी माँ गुनगुन को चपत लगा देती, घर जमाई ना खोज लें। हाँ ये अच्छा रहेगा, गुनगुन गुनगुनाते हुए कहकर पापा के साथ ऑफिस निकल जाती। धीरे धीरे ही सही गुनगुन में थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे थे। घर उसकी हाँ के इंतजार में टकटकी लगाए देख रहा है। बस इतनी सी थी ये कहानी।